इसके 3 अंकों के प्रश्न। पहला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना हमें। तो सर्वप्रथम इनके अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। 8, 9 और 25। 8 का करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये होगा 2 की घात 3। ऐसे ही 9 का करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये हो जाएगा 3 की घात 2। और ऐसे ही 25 का 5 की घात 2, क्योंकि 25 में 5 का भाग जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। हम क्या देखते हैं कि तीनों के गुणनखंड में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको हम गुणा 1 लिख सकते हैं, गुणा 1 लिख सकते हैं, गुणा 1 लिख सकते हैं। जब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लेंगे 1। तो इसका जो HCF है वो होगा 1। और LCM में हम क्या लेते हैं, सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो 2 की घात सबसे बड़ी घात 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, 5 की सबसे बड़ी घात 2 है। इनको हल करेंगे, 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 9 और ये 25। और इनको गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 1800। दर्शाइए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A और B सअभाज्य संख्याएं हैं। अब इस 7 का हम पक्षांतरण कर देंगे। 7√5 से गुणा में है तो उधर जाके बटे में आ जाएगा। अब देखिए इसका जो LHS है वो पूर्णतः अपरिमेय संख्या है और RHS जो है वो परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यही चीज हम यहाँ रखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और A/5B एक परिमेय संख्या है। चूंकि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ये विरोधाभास क्यों आया? क्योंकि हमने कुछ न कुछ गलत माना था, अतः हमारी कल्पना गलत थी।
तो 7√5 जो है क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने इसको परिमेय माना था, वो गलत था। ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में आपको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो पता करते हैं हम यहाँ, ये x² माइनस 2x बराबर -2 गुणा 3 माइनस x। x² माइनस 2x, इस -2 से गुणा करेंगे तो -2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा -6। फिर इस -2 का -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब इन सबका पक्षांतरण करके LHS में ले आएंगे। x² माइनस 2x, समान पदों को समान पदों के साथ लिखेंगे तो ये 2x उधर से RHS से आएगा प्लस का, तो इधर माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। और हम क्या पाते हैं कि x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। वही हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसके मूल ज्ञात करेंगे, गुणनखंडन विधि से, जिसमें मध्य पद विभाजन विधि हम लगाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि गुणा जो है कितना होना चाहिए, पहला और आखिरी गुणांक, पहला गुणांक 6 है, आखिरी 2 है, तो 6 दूनी 12 होना चाहिए। आखिरी पद माइनस का है और बीच वाला पद का गुणांक 1 है, तो गुणा करें तो 12 आना चाहिए और घटाए तो 1 आना चाहिए। तो 4 3 12 और 4 में से 3 घटा दे तो 1। तो इस तरह से इसके मध्य पद को विभाजित कर देंगे। 4 माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। केवल मध्य पद को विभाजित किया, बाकी साइन एज इट इज रखें। -4x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। पहले और दूसरे पद में जो गुणांक है वो 2 से विभाजित है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। x दोनों में तो x कॉमन हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। आखिरी 2 पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ले लेंगे। फिर यहाँ से 3x माइनस 2 ये कॉमन है, तो बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। एक एक बार दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे। पहले को हल करेंगे तो 3x बराबर 2, 2 माइनस का था, उधर गया तो प्लस का हो गया। फिर x बराबर 2/3, 3 का पक्षांतरण कर दिया, 3 गुणा में था, उधर बटे में चला गया। इधर 2x प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, 2 गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। तो इसके जो मूल है वो x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2 होंगे। अगला प्रश्न त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है। इसमें भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम एक मीनार बना देंगे।
चलिए ए बी, मान लिया कि ये मीनार है और ये जो सी बिंदु भूमि पर कोई बिंदु है, यहाँ से देखने पर इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और ये बिंदु जो है मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है। ये 25 मीटर है। अगर ये कोण दिया है तो कोण के सामने वाली भुजा जो है वो लंब होगी, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। इस भुजा को हम लंब नाम दे देंगे। ये आपकी लंब हो गई और ये आधार, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। मीनार की ऊंचाई मान लिया हमने कि मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है। हमने मान लिया कि माना मीनार की ऊंचाई h है। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में हम लगा देंगे 10। 10 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लंब ज्ञात करना है और आधार दिया हुआ है। तो 10 60 डिग्री जो कि होता है लंब बटे आधार। लंब और आधार में जो संबंध होता है वो 10 होता है। 10 60 डिग्री का मान √3। यहाँ पर लंब को हमने h माना है, आधार जो है वो 25 है। इस 25 का पक्षांतरण इधर कर देंगे, तो ये 25 √3 बराबर h। मतलब कि मीनार की ऊंचाई 25 √3 होगी। मीनार की ऊंचाई बराबर 25 √3 मीटर। अगले प्रश्न में भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम जो है हम यहाँ पर भूमि को इस क्षैतिज रेखा से निरूपित करेंगे, फिर एक रेखा और खींचेंगे। मान लिया यहाँ तक मैंने मार्क कर दिया कि ये यहाँ तक आपका भवन है और इसके ऊपर जो है ये संचार मीनार है। संचार मीनार और नीचे जो है आपका भवन है और ये बिंदु है जहां से हम जो है शिखर का, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है वो देख रहे हैं। तो इसको भी हम मिला देते हैं। तल का जो कोण है वो 45 डिग्री है और शिखर का कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर इनको नेमिंग कर देंगे A, B और C। प्रश्न में हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं और भवन की ऊंचाई 20 मीटर दी है, तो ये 20 मीटर भवन की ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें हमारे पास दो त्रिभुज हैं। तो सर्वप्रथम जो अंदर वाला त्रिभुज है, त्रिभुज BCP में हम लगा देंगे 10 45। 10 45 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 10 लंब बटे आधार होता है और यहाँ लंब और आधार की ही हमें आवश्यकता है। इस PC को हम जो है D मान लेते हैं। इस PC लंबाई को हम D मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये 10 जो है लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब बटे आधार लिखा हमने। 10 45 का मान है 1,
लंब यहाँ पर 20 है, आधार d है, पक्षांतरण करेंगे तो d 1 से गुणा हो जाएगा, d 1 से गुणा हो जाएगा तो d एकम d, और d का मान 20 मीटर आ जाएगा। इसका उपयोग हम जो है बड़े वाले त्रिभुज में कर लेंगे। तो एक और त्रिभुज लेंगे, यहाँ त्रिभुज ACP में, ACP में जो है कोण आपका 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री का उपयोग करेंगे। तो tan 60 डिग्री, tan वही लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार लिखा। tan 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान √3। यहाँ पर लंब हो गया आपका h + 20, क्योंकि इसमें मीनार और भवन दोनों की ऊंचाई आ जाएगी, बटे में d। पक्षांतरण करेंगे तो d √3 बराबर h + 20, और d का मान रख देंगे, d का मान 20 √3 बराबर h + 20, क्योंकि d का मान हम 20 मीटर पहले निकाल चुके हैं। इस 20 को इधर जो RHS में 20 है उसको LHS में पक्षांतरण कर लेंगे, तो ये -20 बराबर h। 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 - 1 बराबर h, और यही h जो है हमने संचार मीनार की ऊंचाई मानी थी। तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 20 √3 - 1 मीटर। अगले प्रश्न में आपको समीकरण युग्म हल करना है। यहाँ पर विधि नहीं दी हुई है, तो आप किसी भी विधि का उपयोग करके इस समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर समीकरण युग्म रखा है। मैं इसको विलोपन विधि से हल करने जा रहा हूँ। तो पहले वाले समीकरण को हम दूसरी वाली समीकरण के x के गुणांक से गुणा कर लेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, और दूसरी वाली समीकरण में पहले वाली समीकरण के x के गुणांक से गुणा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या मिलेगा कि दोनों के x के गुणांक समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करते थे। तो देखिए पहली समीकरण में 3x है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। दूसरा पद 4y है, 2 से गुणा करेंगे तो 8y हो जाएगा। अचर पद 10 है, तो 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। दूसरी समीकरण में पहला पद 2x है, 3 से गुणा करेंगे 6x हो जाएगा। दूसरा पद 2y है, 3 से गुणा करेंगे तो 6y हो जाएगा। तीसरा पद 2 है, 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये समीकरण 3 और समीकरण 4। अब समीकरण 3 को समीकरण 4 को समीकरण 3 में से घटा लो। समीकरण 4 को 3 में से घटाने पर तो समीकरण 4 को हम पहले लिखेंगे, और उसके नीचे जो है समीकरण 3 को पहले लिखेंगे और उसके नीचे जो है समीकरण 4 को लिखेंगे, क्योंकि 4 को हम घटा रहे हैं 3 में से। ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस था, अब यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 6x में से 6x गया, इधर 8 प्लस का है और 6 ये भी प्लस का है, क्योंकि नया साइन इसका प्लस है। तो 8 और 6 14 हो गए, 14y। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, घटा देते हैं। इधर 20 में से 6 गए, तो 20 में से 6 गए तो ये बचे 14। y का मान निकालना है, तो y का गुणांक 14 है, तो इधर पक्षांतरण होगा तो 14/14 हो जाएगा। तो y का मान आपके पास आ गया 1। इस y का मान 1 को हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, तो y बराबर 1 समीकरण 1 में ही हम रख देते हैं, 1 में रखने पर
तो ये देखिए समीकरण 1 है 3x प्लस 4y, y की जगह मुझे 1 रखना है, बराबर 10। तो 3x 4 गुणा 1 4 हो जाएगा, बराबर 10। 3x बराबर 10, 4 का पक्षांतरण कर देंगे तो 10 माइनस 4, और 10 माइनस 4 जो है वो 6 हो जाएगा। तो x बराबर 3 का पक्षांतरण कर देंगे तो 6/3 हो जाएगा। तो x बराबर आपके पास हो जाएगा 6/3, मतलब कि 3 गुना 6। तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसका हल x बराबर 2 और y बराबर 1 होगा। अगला प्रश्न रैखिक समीकरण से है। हमें 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जिनके अंकों का योग 9 दिया हुआ है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो देखिए जो 2 अंकों की संख्या वाले प्रश्न है उसमें 3-4 स्टेप जो है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें वही रहेगा। तो 2 अंक है तो हमें पता है कि मान लिया कि 25 है, तो 25 में ये वाला अंक इकाई का अंक है और ये वाला अंक दहाई का अंक है, मतलब कि 5 जो है वो इकाई का अंक है और 2 जो है वो दहाई का अंक है। तो 2 अंकों की संख्या में 2 चीज़ें होती है, एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। तो हम यहाँ पर भी जो है मान लेते हैं कि एक इकाई का अंक जो है वो x है और दहाई का अंक जो है वो y है। तो हमने यहाँ मान लिया इकाई का अंक जो है वो x है तथा दहाई का अंक y है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास इकाई और दहाई का अंक पता होता है तो हम कैसे संख्या बनाते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि 25 जो है 2 अंकों की संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि दहाई के अंक को 10 से गुणा करो और इकाई के अंक को 1 से गुणा करो, तो मुझे वापस ये संख्या मिल जाती है। तो हम इस संख्या को भी ऐसे करेंगे, दहाई के अंक को 10 से गुणा करना है और इकाई के अंक को 1 से। 1 इकाई का अंक था तो 1 से गुणा कर दिया, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। y जो है वो दहाई का अंक है तो उसको 10 से गुणा कर दिया तो ये संख्या मिल जाएगी। अब यहाँ प्रश्न में दिया है कि अंकों को पलटने पर जैसे कि ये 25 है तो इसके अंकों को पलटेंगे तो 52 बन जाएगा, ठीक है। तो 52 बन जाएगा तो इकाई का अंक दहाई का हो जाएगा और दहाई का इकाई का हो जाएगा। तो दहाई के अंक को हम 10 से गुणा करेंगे और इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे, तो दोनों अंक पलट जाएंगे। जो इकाई का था वो दहाई का हो जाएगा और दहाई का जो वो इकाई का हो जाएगा। अंकों को पलटने पर नई संख्या आपको मिलेगी। तो नई संख्या, अब इसमें इकाई का अंक जो है वो y है और दहाई का अंक 1 है। तो x को मैं 10 से गुणा कर दूंगा और y को 1 से गुणा कर दूंगा। तो ये जो स्टेप्स है अभी तक हमने लिखी है, जो कोई भी अगर 2 अंकों की संख्या वाला प्रश्न आता है तो उसमें ये वाली स्टेप तो आएगी ही। अब प्रश्न में क्या क्या दिया है वो हम समीकरण में बना लेते हैं। तो पहली चीज जो है प्रश्न में दी है कि अंकों का योग जो है वो 9 है। तो अंक हमारे क्या क्या थे, x और y। तो x और y को हम जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। एक समीकरण आपको मिल गई कि x और y दोनों का योग जो है वो 9 आ जाएगा। अब देखिए हम फिर वापस प्रश्न पे चलते हैं। दूसरी चीज दी है कि इस संख्या का 9 गुना। तो दूसरी चीज में आपको दिया है कि 9 गुना वो संख्या जो आपने पहले लिखी थी, ठीक है, वो किसके बराबर है, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो 2 गुना अंकों को पलटने पे जो संख्या बनी थी उसको हमने नई संख्या नाम दी थी। तो इस तरह से एक संबंध इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 9 गुना संख्या, अब संख्या क्या थी आपकी, तो ये रही आपकी संख्या यहाँ पर कि x प्लस 10y इनिशियली आपकी एक संख्या थी। तो ये हो जाएगी x प्लस 10y। अब नई संख्या, तो नई संख्या ये यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, नई संख्या ये नई संख्या है 10x प्लस y। तो ये 2 गुना 10x प्लस y। अब गुणा कर लेंगे हम, तो ये 9 गुणा x 9x, 9 गुणा 10 90 90y, 2 गुणा 10 20x,
प्लस 2y। पक्षांतरण कर लेंगे तो 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा, 0। चलिए, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा 9x माइनस 20x, ये हो जाएगा माइनस का 11x, इधर 90 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 88y, और दोनों तरफ माइनस 11 से भाग देने पर, दोनों तरफ माइनस 11 से भाग देंगे, माइनस से भाग देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये x हो जाएगा पहला, 11 कम 11, और दूसरा 11 88, 8 बार जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये दूसरी समीकरण हो जाएगी। इन दोनों समीकरणों को हम किसी भी विधि से हल कर लेंगे। पहली समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर 9 है, दूसरी वाली समीकरण x माइनस 8y बराबर 0 है। हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए दोनों के x के गुणांक समान हैं, तो हम डायरेक्ट जो है समीकरण 3 और 4 नहीं बनाते हुए डायरेक्ट इनको घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ऊपर एक समीकरण 1 रख देंगे, नीचे समीकरण 2 रखेंगे, घटाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये वाला चिन्ह लगाएंगे माइनस, x कैंसिल हो जाएगा, इधर 9y बचेगा, 9y बराबर 9, तो y बराबर 9/9 जो कि 1 हो जाएगा, तो y का मान 1 हो गया। y का मान 1 जो है समीकरण 1 में रख दें, ये इधर हल कर लेते हैं। y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इसके बाद हम जो है यहाँ पर हल कर रहे हैं इसको, तो x प्लस वाई है, y की जगह 1 रख देंगे बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1 जो कि 8 हो गया, तो x का मान 8 हो गया और y का मान 1 हो गया। तो संख्या आपने क्या मानी थी, तो संख्या हम देखते हैं, ये x प्लस 10y ये हमने संख्या मानी थी, तो x प्लस 10y, x और y के मान हमारे पास आ गए हैं। x प्लस 10y, x का मान 8 है, y का मान 1 है, तो ये 8 प्लस 10 वो संख्या 18 हो जाएगी। अगला प्रश्न पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। बेलन है और दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई, ये लंबाई पूरे कैप्सूल की है जिसमें अर्धगोला भी शामिल है, 14 मिलीमीटर है, और व्यास जो है वो 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका चित्र बना लेते हैं। बीच में बेलनाकार है और दोनों तरफ जो है वो अर्धगोले लगे हुए हैं, तो इस तरह से हमने अर्धगोले दोनों तरफ बना दिए हैं। और इसकी जो पूरी लंबाई जो है वो पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर पूरी लंबाई है, जिसमें अर्धगोला भी शामिल है, और व्यास 5 मिलीमीटर है। व्यास 5 मिलीमीटर है। तो देखिए ये जो बीच में बेलनाकार वाला भाग है, ये जो बेलन वाला भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बेलन वाला भाग है, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए इधर से इसकी त्रिज्या अर्धगोले की और इधर से एक अर्धगोले की त्रिज्या, तो 2 अर्धगोले हमारे पास है, तो 2 अर्धगोलों को मिला के एक पूरा गोला हो जाएगा। तो
दो त्रिज्याओं को मिला के व्यास हो जाएगा। तो कुल मिला के व्यास जो है वो कितना है, 5 मिलीमीटर है। तो अगर मुझे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो 14 में से हम 9 घटा देंगे। तो हम सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इनके विमाएं लिख लेते हैं। तो अर्धगोला, अर्धगोले में आपको क्या दिया है, व्यास दिया है। व्यास इसका 5 मिलीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। दूसरा, ठोस इसमें बेलन है। बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, तो त्रिज्या इसकी 5/2 मिलीमीटर ही होगी। लेकिन इसकी ऊंचाई जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि लंबाई जो है वो कितनी होगी। तो अभी अपन ने यहाँ पर देखा है कि ये 14 में से कितना माइनस कर देंगे, 9, क्योंकि दोनों तरफ 2 त्रिज्याएं कम हो रही, 2 त्रिज्याएं मिला के एक व्यास होता है। तो 14 में से 9 गए, 14 में से 5 गए तो 9 बचे। तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब मुझे इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैप्सूल में आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पृष्ठ बन रहा है, और दोनों अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बाहर वाला क्षेत्रफल है, तो अर्धगोले का बाहर वाला क्षेत्र जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और अर्धगोले का जो है वो भी बाहर वाला क्षेत्र है वो वक्र पृष्ठीय है। तो हम जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, और 2 गुणित अर्धगोले का होता है 2/3 πRq। यहाँ पर हम जो है कुछ चीजें कॉमन ले लेते हैं। 2 दोनों में आ रहा है, पाई दोनों में आ रहा है, r दोनों में आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा h, और यहाँ से बचेगा 2/3, पाई कॉमन है, r कॉमन है, r स्क्वायर, सॉरी, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो यहाँ से 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा h। यहाँ से एक 2 कॉमन था तो 2 बचा, पाई कॉमन है और बचेगा r। हम इन सब की वैल्यूज रख देंगे। ये 2 ऐसा कैसे ही, पाई का मान 22/7, r का मान त्रिज्या 5/2 थी, h का मान तो h 9 था, 2 गुणा r का मान 5/2 था। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर बाहर भी 2 से 2 कट जाएगा, तो 22 में 5 से गुणा कर देंगे, ये 110/7 गुणा 9 और 5 14 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, और 2 गुणा 110 जो कि 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रश्न में एक कलमदान जो घनाभ के आकार की लकड़ी का बना हुआ है, कलमदान वो होता है जिसमें हम कलम रखते हैं, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु के आकार के गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं दी है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो पूरा जो कलमदान है वो घनाभ के आकार का है, उसमें से 4 शंकु निकाल लिए, तो घनाभ के आयतन में से शंकु के आयतन को हमें घटा देना है, तो शेष लकड़ी का आयतन हमें मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से शेप रहेगा। इसमें ये जो 4 शंकुकार गड्ढे हैं और जो पूरा लकड़ी का टुकड़ा जो है वो घनाभ के आकार का है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी विमाएं लिख लेंगे। सबसे पहले घनाभ का आयतन निकाल देंगे। घनाभ का आयतन जो कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और ये 15 गुणित 10 गुणित
3.5 है, इसको गुणा करने पर 525 आपको प्राप्त होगा, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, उनका आयतन निकाल लेंगे। तो 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, तो हम 4 गुणा शंकु का आयतन करेंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर शंकु की जो विमाएं हैं वो दी है। शंकु की त्रिज्या जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है। शंकु की जो गहराई है, जो ऊंचाई होगी वो 1.4 सेंटीमीटर है। इनके मान यहाँ पर रख देंगे। 4 गुणित 1/3 गुणित 22/60 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 1.4। ये 7 से 1.4 को 0.2 टाइम इसको हम काट देंगे और बाकी का गुणा करेंगे। इनका गणना करने पर आपको 1.46 मिलेगा जो सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम जो है घनाभ के आयतन में से शंकु के आयतन को घटा देंगे, तो कलम दान में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। घनाभ का आयतन 525 माइनस शंकु का आयतन 1.4 जो कि 523.54 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न सांख्यिकी से है। इसमें 25 परिवारों के भोजन पे हुए दैनिक व्यय दिया हुआ है और हमें माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस सारणी को मैं, ये जो है क्षैतिज रूप से दी हुई है, इसको मैं वर्टिकल खड़ी बना लेता हूँ। आड़ी दी है तो इसको हम खड़ी बना लेते हैं। पहला कॉलम जो है वो दैनिक व्यय की है, दूसरा कॉलम जो है वो परिवारों की संख्या है। दैनिक व्यय में आपके पास जो है वर्ग अंतराल दिए हुए हैं। चूंकि इस प्रश्न में विधि जो है वो नहीं दी हुई है, हम किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि से भी हल कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि आप सभी को आती है। तो कोई सी भी विधि से इसको हल करने से पहले हम जो है इसके वर्ग चिन्ह निकालते हैं, जिसको हम एक्साई बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह सबसे पहले निकालेंगे। तो ये वाला जो वर्ग है 100 से 150, इसका वर्ग चिन्ह, तो हम अपर लिमिट लोअर लिमिट उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ के और 2 का भाग देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 250 आता है, 2 का भाग देंगे तो 125 आएगा। और वैसे ही मध्यमान होता है ये, तो हम एक अंदाज से भी निकाल सकते हैं कि मध्यमान क्या होगा। 150 और 200 के बीच में 175 होगा, 200 और 250 के बीच में 225 होगा, 250 और 300 के बीच में 275 होगा, और 300 और 350 के बीच में 325 होगा। तो एक आइडिया से भी अपन निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर पद विचलन विधि का उपयोग कर रहा हूँ। पद विचलन विधि में हम जो है अगले कॉलम में इस xi को हम ui लिखते हैं। और ui कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है xi माइनस a/h। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि xi क्या है। तो xi का तो कॉलम हमारे पास यहाँ बना हुआ है कि ये xi है। अब a क्या है, तो a हम जो है एक कल्पित माध्य मानते हैं। तो कल्पित माध्य हम सबसे बीच वाले वर्ग अंतराल का जो वर्ग चिन्ह है उसको हम कल्पित माध्य मान के चलते हैं। अगर बीच में 2 अंतराल है तो जिसकी आवर्ती ज्यादा हो उसको हम लेते हैं। जनरली ये रूल है। तो यहाँ करना क्या है, जैसा कि फॉर्मूले में लिखा है कि xi माइनस a/h। तो h क्या है, तो h यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना है, तो 50-50 का वर्ग अंतराल है। तो h का मान जो है वो 50 हो जाएगा। इन सब चीज़ों को हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं एक बारी कि
यहाँ पर a का मान जो है वो 225 है और h का मान जो है वो 50 है। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, उसका उपयोग हम करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी गणना जो है हम हर वर्ग अंतराल के लिए करेंगे तो कितना समय जाएगा, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये जहाँ पर आपने कल्पित माध्य माना है इस जगह, इस वाले में इसका मान, ये जो ऊपर मैंने ui लिखा है कि xi माइनस ए अपॉन एच, तो यहाँ पर इसका मान हमेशा 0 रहेगा। इसके नीचे वाले में एक, इसके नीचे वाले में 1 और फिर 2, इसके ऊपर वाले में -1 और -2। हर प्रश्न में ऐसा ही पैटर्न होगा, ठीक है। हर प्रश्न में ऐसा ही पैटर्न होगा, जहाँ पर वर्ग अंतराल बराबर होंगे तो ऐसा ही पैटर्न आपको मिलेगा। और आपके पाठ्य पुस्तक के लगभग सभी क्वेश्चन में वर्ग अंतराल जो है वो बराबर है। चलिए, तो अगले कॉलम में आपको निकालना है FI UI। FI UI मतलब कि जो FI है उसको UI से, तो FI वाला कॉलम ये वाला है, UI वाला कॉलम ये वाला है। इन दोनों को हम गुणा करने वाले हैं। देखिए कर देते हैं। 4 दूनी 8 -8, 5 एकम 5 -5, 12 गुना 0 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब मुझे यहाँ पर दो चीज़ों का योग चाहिए, अभी फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। तो एक तो FI का योग चाहिए, एक FI UI का योग चाहिए, ठीक है। दूसरे कॉलम का योग करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आप इधर FI वाला जो योग है हम देख लेते हैं। 4 और 5 9, 9 और 2 11, 12 13 14 15 और 10 25। इसका योग जो है वो 25 आ गया। इधर इसका योग करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस वाली संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो माइनस वाली संख्या जो है कितना हो गया, माइनस का 13 आ गया। और प्लस वाली संख्या है, इनका योग कर लेते हैं। तो प्लस वाली का योग कितना आ गया, 6। तो -13 और 6, तो 13 में से 6 गए तो हमारे पास आ गया 7। तो उत्तर आया -7। अब हम इसकी गणना करेंगे, जिसका सूत्र जो है माध्य ज्ञात करने का पद विचलन विधि में A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणा H। ये जो सिग्मा FI UI है, FI UI का योग, सिग्मा FI जो है वो FI का योग जो 25 आपको मिला था। इन सब के मान रख देंगे। A आपका कल्पित माध्य है तो 225 है। FI UI का मान -7 मिला था। सिग्मा FI का मान 25 मिला था। H अंतराल 50 का था। 25 दूना 50, ये 2 बार कट गया। यहाँ बचा 225। ये -7 और 2 का गुणा होगा तो -14। 225 में से 14 घटा देंगे तो 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 2, 211 जो है इसका माध्य हो जाएगा। जो कि हमें ज्ञात करना था कि माध्य व्यय, तो माध्य व्यय जो है, क्योंकि ये व्यय है ये रुपयों में आएगा, तो माध्य व्यय जो है वो रुपये 211 होगा। अंतिम प्रश्न, इसमें हमें 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दिए हुए हैं और बहुलक आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले जैसा कि हमने माध्य वाले सवाल में किया था, वैसे ही हम इस सारणी को जो है खड़ी बना लेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो है इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। चलिए, ये सारणी हमने जो है खड़ी बना ली है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वाधिक बारंबारता वाला अंतराल, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल या कक्षा, ठीक है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल मुझे मिल गया 60 से 80 तक। सबसे पहले ये चूज करते हैं, और जो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग होता है
ठीक है, या वो कक्षा होती है, उसी में हम क्या बोलते हैं, बहुलक कक्षा बोलते हैं। और इसकी जो आवर्ती होती है इसको हम F1 नाम देंगे। इससे पहले वाली कक्षा की आवर्ती को F0 और इसके बाद वाली कक्षा की आवर्ती को F2। तो कुल मिला के सूत्र में जो है हमारे पास F0 की आवश्यकता होगी जो कि 52 हो जाएगा, F1 की आवश्यकता होगी जो कि 61 हो जाएगा, F2 की आवश्यकता होगी जो कि 38 हो जाएगा। इसके अलावा H की आवश्यकता होगी, H जो है वर्ग अंतराल जो कि 20-20 का है। L क्या होता है, जो बहुलक कक्षा है उसकी निम्न सीमा, तो L यहाँ पर 60 हो जाएगा। ये सब मानों को हम जो है सूत्र में रखेंगे। इसका जो सूत्र है, अब हम बहुलक का सूत्र यहाँ उपयोग करेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। मान रखने पर L का मान 60 है, F1 का मान 61 है, F0 का मान 52 है। 2 गुणित F1 61, F0 52, F2 38 गुणा में H आपका अंतराल है और वर्ग अंतराल 20 हो गया। 60 प्लस ऊपर वाले माइनस कर देंगे, 61 माइनस 52 9 हो गया। नीचे 61 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 122 माइनस ये दोनों माइनस 52 और 38 दोनों मिला के ये 90 हो गए गुणा 20। नीचे वालों को माइनस कर लेंगे, 9 122 में से 90 माइनस कर देंगे तो ये 32 बचेगा गुणा 20। 4 से इसको काट देंगे, 4 और 5 20 और 4 और 32, तो ये ऊपर 9 पंजे 45 हो जाएगा बटे 8, 45 बटे 8। ये करने पर आपको मिलेगा 5.625 और इनको जोड़ देंगे ये हो जाएगा 65.625 बहुलक आपको मिल जाएगा, बहुलक जीवन काल घंटों में। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे कि बहुलक जीवन काल ये हो जाएगा 65.625 घंटे।